तो हम लोग आते हैं अपने कहाँ पर, ज्योग्राफी पे, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या पढ़ना है? देखो रिसोर्सेज क्या होता है पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब हम कहाँ आ गए हैं? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक समिति के बारे में, रियो डी जेनेरियो समिति, जो कि जर्मनी ब्राजील में है, एक सिटी है, वहां पे एक समिति बनी, तो उसे बताएंगे बाद में। फिलहाल आप कहाँ आइए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स? क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स? मतलब संसाधन का विकास। इसका हिंदी क्या हो गया? संसाधन का विकास। विकास करिए, डेवलप करिए संसाधन को। तो क्या होता है, कैसे किया जाए, है ना, और क्या ऐसा करना जरूरी है, वगैरह वगैरह सब कुछ में आते हैं। देखो भैया, डेवलपमेंट और रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। और आप संसाधन का विकास नहीं करेंगे, विकास समझते मतलब क्या, कि नए नए संसाधन को बनाइए, है ना, खोज करिए, ढूंढिए, आप प्लस में और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। कोई संसाधन है, इस्तेमाल हो रहा है संसाधन के रूप में, अच्छी बात है, रिसोर्स के रूप में, पर उसको थोड़ा सा और कुछ बेहतर टेक्नोलॉजी लाइए, कुछ और बेहतर करिए, ताकि सब लोग और कुछ ज्यादा फायदा उठा सके। यही सब का होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि भैया कोई बहुत ज्यादा धनी मानी आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत रिसोर्स को खरीदने का क्षमता रखता है, तो क्या काम करे कि बहुत सारे रिसोर्स को खरीद के अपने पास इकट्ठा करके जमा करके रख ले। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये सब इसी में हम लोग को है। तो बाकी लोग कहाँ जाएगा? उस रिसोर्सेज पे आपका अधिकार नहीं है ना। इस पृथ्वी पर जितने सारे जीव है, हाँ, तो मतलब कोई हमसे छीन लेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना है। ये कराता डेवलपमेंट और रिसोर्स है। आप कर सकते हो, खरीद के तो इकट्ठा कर सकते हो। जैसा आप सुनते हो ना, हमारे बिहार में क्या होता है कि आए दिन कभी कभी सरसों का तेल का रेट इतना हाई भाग जाता है पूछो मत, प्याज का रेट भाग जाता है पूछो मत, टमाटर का रेट भाग जाता है पूछो मत। और ससुर अभी सबका खेती खूब होता है बिहार में, फिर भी रेट क्या भाग जाता है पता है? लोग खरीद खरीद के गोदाम में भर के रख देते, बेचते ही नहीं है। और लोग डिमांड करने लगते हैं, सप्लाई हो ही नहीं रहा है। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है। ऐसे में जब डिमांड बढ़े और सप्लाई ना हो, सप्लाई घट जाए, तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। इन दिस सिचुएशन प्रोडक्ट का, वस्तु का कीमत बढ़ जाता है जब आपूर्ति ना हो और मांग बढ़ती जाए। मांग मतलब डिमांड, सप्लाई माने आपूर्ति, प्राइस मतलब कीमत। ठीक है, तो पढ़ते क्या क्या कह रहा है, रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पहली बात यह समझ रहा है कि जो रिसोर्सेस है इंसान के लिए इस धरती पर बहुत वाइटल है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, सच बात है। हमारे लिए रिसोर्स की कमी है जी। बहुत सारा पेट्रोलियम भरा है, बहुत सारा कोयला भरा हुआ है, बहुत सारा मिट्टी है, बहुत सारा माउंटेन्स है, बहुत सारे फॉरेस्ट है, जंगल है, मिनरल्स है, न जाने कितने पड़े हुए क्या रिसोर्सेज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वाइटल है, वाइटल तो बहुत ज्यादा विशाल मात्रा में। ठीक, और क्या है, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फिर आगे बोल रहा है कि ऐसा माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि जो ये रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस है, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति की का, नेचर का मुफ्त में दिया हुआ गिफ्ट है। ये गलत बात। रिसोर्सेस क्या फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जी? नहीं है। नेचर का मुफ्त में, या फिर वही मुफ्त होता है गिफ्ट, फ्री का गिफ्ट है, फ्री है ये नहीं है, इसका कीमत चुकाना पड़ता है। कैसे? हमने बताया था आप लोग को पिछले क्लास में कि रिसोर्सेस होते नहीं, बनाने पड़ते, तो हमने कीमत चुकाया ना। ऐसा तो है नहीं कि नेचर ने क्या किया है, ऐसे ला के रिसोर्स रख दिया, बोला कि ये रिसोर्स है, इसका ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अच्छे से होता है, इसे ऐसे होता है, वैसे होता है, सब कुछ हमें बता दिया, हम करना चालू कर दिए। नहीं, ये सब खुद से सीखे हैं, समझे हैं। यानी कि हम रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बनाए हैं, नेचर को हम लोग रिसोर्स बनाए हैं। रिसोर्स था नहीं, बनाया था हम लोगों ने। इसे फ्री गिफ्ट वाली बात मन से निकाल दिए। फ्री गिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट
फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। समझ पा रहे हो? आगे का कह रहा है, as a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems. लेकिन जो लोग ये बात को मानते हैं कि ना, रिसोर्सेज इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये बात है, नेचर का फ्री गिफ्ट है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमको बनाना नहीं पड़ता, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, ये कभी गायब नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो वो लोग जानते हो क्या करने लगते हैं, जो ये बात मानते हैं वो लोग लगते हैं उसका यूज करने अलग तरीके से। उस अलग तरीके का नाम है, कहाँ गया भैया, इनडिस्क्रिमिनेटली का एक वर्ड इसका इस्तेमाल किया है, इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुन, बिना सोचे समझे इसका क्या गुड इफेक्ट पड़ेगा, क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा, बिना सोचे समझे अंधाधुन जैसे मन वैसे इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। कौन लोग? जो लोग ये मानते हैं कि रिसोर्सेज या फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तुम सोच रहा होगा कि ससुर हेडिंग डाले डेवलपमेंट और रिसोर्सेज, का बक रहे हैं। अभी हम ये बता रहे हैं ना कि रिसोर्स को डेवलप करना क्यों जरूरी है, हर सब के कारण, हर सब के ये रीजन है, डेवलप करने के, रिसोर्स को डेवलप करने के ये सब रीजन है। आगे कैसे डेवलप करेंगे ये बताया जाएगा आपको, पहले ये तो समझिए कि डेवलप करने की जरूरत क्यों है, रिसोर्स को कहाँ डेवलप किया जाए, हर सब पॉपुलेट के रीजन के कारण, बकलोल इंसान के कारण। समझ पा रहे हो? हाँ, और क्या कहानी है, बीइंग यूज्ड, हाँ। आज जब ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पैदा कर रहे हो। मान लो बहुत सारा क्या करेंगे, फ्यूल को जलाएंगे, फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो कितना सारा उसमें CO2 गैस निकलेगा, CO गैस निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कितने खतरनाक खतरनाक गैस निकलेगा, पोल्यूशन बढ़ाएंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, आपका क्या बोलते हैं, माउंटेन्स को जो ग्लेशियर पिघलेगा, हिमत पिघलेगा, सी का लेवल बढ़ेगा, मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देंगे वो लोग, जो लोग इनडिस्क्रिमिनेटरी तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत तरह का प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, पैदा कर देंगे, जन्म दे देंगे वो लोग। और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्री ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कह रहा है कि कुछ ऐसे लालची लोग हैं इस धरती पे जो अपने लालच को पूरा करने के लिए, है ना, जो रिसोर्स है उसको तहस नहस कर दी। तुम कहोगे आए ये मतलब नहीं समझे हम, लालच को पूरा करने के लिए वो लोग अपने संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए रिसोर्सेज को तहस नहस कर दिए। देखो जैसे क्या है कि मान लो तुम ठेकेदार हो किस चीज के, बालू के, ठीक, तुम्हारा काम है बालू निकलवाना नदी से और बेचना, ठीक, तो थोड़ा ध्यान देकर तो बालू निकालोगे ना, कितना निकाले, कितना जरूरी है, नहीं, तुम क्या करने लगे, खूब पैसा कमाने के चक्कर में, और ठेका तुमको मिला था 5 लाख का, तुम चाहते हो हम 50 लाख कमा ले इस ठेका से, तो क्या करोगे, दिए इतना तो बालू को निकालो, खूब बेचोगे, खूब निकालो, खूब बेचोगे, खूब निकालो, खूब बेचोगे। ऐसे में कागवा नदी बहुत गहरी हो जाएगी, आवश्यकता से अधिक गहरा हो जाएगा नदी, नदियों को कौन बालू निकाल देता नदी के अंदर से। ऐसे में कहा होगा कि जो उसका नदी का तट होता है, हिंदी में तट, इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल रीजन, वो खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नदी में कोई आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, जाएगा हटाक से अंदर जाकर डूब जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी। कहने का मतलब ये है आपको। और क्या कहानी है, मान लो कि तुम्हारे जिम्मे है वो, उसका जिम्मा दे दे, कोयला का जिम्मा तुमको मिल गया और कोयला खूब निकाल रहे हो, खूब बेच रहे हो, खूब जला रहे हो, खूब पोल्यूशन फैला रहे हो, खूब पैसा कमाने के चक्कर में। ये तो हो गई रिसोर्स को खर्च करने के चक्कर में। ऐसे में तो स्टॉक भी तो कर सकता है कोई, पैसा कमाने के चक्कर में से प्याज को स्टॉक कर लिया, पूरा 5 गोडाउन पे प्याज भर कर रख दिया, बेचे भी नहीं कर रहा, ठीक है, कहे बाद में बेचे खूब पैसा मुझे कमाएंगे हम। ये सब क्या कर रहा है, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लेशन मतलब होता है हरास हो जाना, हरास माने खराब हो जाना, ऐसे में रिसोर्स का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और कहने खराब हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड, ग्रीड माने लालच, ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स, ऐसे कुछ ही लोग हैं, फ्यू माने कुछ,
कुछ ही लोग हैं, पूरे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ही क्या कर रहे हैं ना, तहस नहस कर दिए हैं रिसोर्सेस को। ठीक है, इस्तेमाल कर करके आगे accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have and have not, और rich and poor। और कहानी क्या है, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है। ऐसे में क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। जिससे में कहानी क्या है, मान लो कि देख रहे हो कि सुनने में अभी तो ठीक है, सुनने में आया था कि सिलेंडर का क्या चल रहा है, शॉर्टेज चल रहा है, हालांकि है नहीं ऐसा, कहानी झूठ में खपा थी। तो ऐसे में जो लोग धनी लोग थे, पैसे वाले थे, और जिनके घर में जो पैसा वाला है, तो बहुत सारा कार्ड को बनेबे किया होगा, 10 लोग तो 10 का नाम वाला कार्ड होगा, खटाक से 10 को सिलेंडर उठा लिया। बेचारा गरीब है, उसके यहाँ तो मुश्किल से एगो कार्ड होगा, क्या करेगा 10 कार्ड बनवा के, औकात है उठाने की 10 सिलेंडर, खर्चा तो लगता है ना कार्ड बनाने में, कार्ड नहीं बनाइए, वो कार्ड होगा कैसे से, मुश्किल से सिलेंडर उठाएगा, उठा लिया। अब अमीर 10 को उठा लिया है, 1 महीना पूछ चुका है, 1 महीना में उसने मुश्किल से एक सिलेंडर खत्म किया होगा, लेकिन 10 कार्ड का तो डेट पूरा हो गया, फिर जाकर हचाक से 10 सिलेंडर उठा लेगा। एक आदमी के घर पे 20 सिलेंडर रखा गया, 18 सिलेंडर स्टॉक में रख दिया। अब बेचारा गरीब लाइन में लगे हुए हैं, तो हमको एक सिलेंडरवा दे दो महाराज, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, समस्याएं हैं, क्या आ रही है, रिसोर्सेज से संबंधित समस्याएं हैं, रिगार्डिंग टू रिसोर्सेज आर प्रॉब्लम्स। यही सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए हमको रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अब कैसे डेवलप करेंगे अभी बताएंगे थोड़ा देर के बाद, अभी सुनते रहिए कि डेवलप नहीं करेंगे हम लोग तो कौन कौन समस्या आ रही है रिसोर्स को लेकर, ऐसा पॉइंट का मैसेज लिखते रहना है, लिखिएगा आप लोग, अच्छा तो मैं लिख दूंगा, टेंशन नहीं। और कहानी क्या है, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and degradation। ये सभी गलती जो इंसान कर रहा है, करने से देखो कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी, बड़ी बड़ी मतलब वर्ल्ड लेवल, जैसे आपको ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब है कि पूरे वैश्विक स्तर पर इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा। इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा विश्व का, पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, पूरा पृथ्वी का। जब भी ग्लोबल वर्ड आएगा ना, समझना पूरा पृथ्वी की बात की जाइए ना, कि किसी देश का, किसी कॉन्टिनेंट का, पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने लगेगा। ओजोन लेयर पता है क्या होता है, पता है समा, तो बता देता हूँ, देखो ओजो डिप्लेशन मतलब होता है ना हरास होना, हरास मतलब होता है खराबी आना, खराबी मतलब ओजोन लेयर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे आपको बात एक पता है कि ये मान लीजिए आपका अर्थ है, क्या है, अर्थ के ऊपर पता है आपको बहुत सारी लेयर होती है, क्या होती है, बहुत सारी लेयर होती है, 5-6 लेयर बताए थे ना। सबसे फर्स्ट लेयर का नाम बता दीजिए, स्ट्रेटोस्फियर। का नाम है, स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्ट्रेटोस्फियर। ये थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है, ये सब बाद में पढ़ना है, डेंस वगैरह का। इसके बाद एक दूसरा आपका क्या होता है, लेयर होता है, ये थोड़ा कम डेंस होता है इसके तुलना में, ठीक है ना। इसका नाम है क्या बोल दिया मैं, स्ट्रेटोस्फियर, ना 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 ना, स्ट्रेटोस्फियर तो इसका नाम है, और इसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। इसको बोलते हैं लिथोस्फियर, हाँ का, लिथोस स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, क्या होते हैं, हाँ लिथोस्फियर नहीं,
शायद लिथोस्फीयर बोलते हैं, क्या सुना? कन्फ्यूजन तुमको भी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलहाल हिंदी में देखिए, क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। तो ये जो आपका समताप मंडल है ना, स्ट्रेटोस्फियर, इसी में आपका क्या पाया जाता है? एक अलग सा लेयर पाया जाता है, जिसका नाम है ओजोन लेयर। क्या नाम है? ओजोन लेयर। कोई दिक्कत? और ओजोन लेयर जो है, इसका मतलब ओजोन का लेयर है, एक तरह से इसका नाम पड़ गया ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? यहीं पे सब जानकारी निपटा दीजिए। ओजोन का फॉर्मूला, ओजोन कहाँ पाया जाता है, ओजोन एक गैसों का लेयर है, ओजोन से किस तरह का स्मेल आता है, कैसा आता है स्मेल? ओजोन से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। कैसे गंध आती है? सड़ी हुई मछली की तरह, सड़ी गई मछली, सोचो कितना अजीब आता होगा, वैसा गंध आता है। इसका फॉर्मूला O3 होता है। ये O3 बनता कैसे है? तो O2 प्लस O का रिएक्शन से क्या बनता है? O3 बनता है। ठीक। और बात करते हैं कि ओजोन जो है, ये किससे हमारा प्रोटेक्शन करता है, किससे हमको बचाता है? ये हमें बचाता है यूवी रे से। किससे बचाता है? यूवी रे से। अल्ट्रा वायलेट रे, क्या बोलते हैं? यूवी रे यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, हिंदी बोलते हैं पारा बैगनी, बैगनी किरण। ये सूर्य के प्रकाश में होता है। सन का जो रे होता है ना, रे ऑफ लाइट सन का, उसी उसमें ढेर सारे रे होते हैं सन में। समझ पा रहे हो? ढेर सारे टाइप के लाइट रे होते हैं। उसमें से एक का नाम है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण। ये भी दो तीन तरह का होता है, पर उतना डीप नहीं पढ़ना है कि para यूवी ए यूवी बी होता है करके। पराबैंगनी किरण ए, पराबैंगनी किरण बी है ना, अल्ट्रा वायलेट रे। बस आप ये समझो कि यहाँ से, मान लीजिए आपका ये सन है, क्या है? सन है। यहाँ से आपका क्या आ रहा है? सन का लाइट आ रहा है। आएगा तो टकराएगा किससे? ओजोन से टकराएगा। जैसे ही ओजोन से टकराएगा ना, तो ओजोन का काम करेगा, इस अल्ट्रा वायलेट को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? वापस भेज देगा। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा। सोच रहे समाज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, और वो अर्थ पे नहीं आ पाएगा। जब अर्थ पे ना आएगा, तो हमारे पास नहीं आएगा, हम तो अर्थ पे ही रहते हैं, तो हमको बच जाएगा, हम लोग कहा जाएंगे, सुरक्षित बच जाएंगे। ये अगर हमारे बॉडी के ऊपर आके टकराता है, तो हमारे स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट से बचाता है, रे से, जिससे हम लोग स्किन कैंसर से बच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अब क्या करेंगे, रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बिना सोचे समझे जैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे खतरा ओजोन को होता है CO2 गैस से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करेगा, हालांकि और भी चीजें हैं, CFC करके गैस आता है, वो भी इसको हानिकारक होता है, पर आप उस मत इतना डिटेल जाइए, बस इतना देखेंगे, आगे वो तो बता देंगे। CO2 जैसे ही जाता है ना, इसके इससे रिएक्शन करता है, किससे? नीचे से CO2 उड़ के ऊपर जाएगा, जाते जाते जाएगा समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, और ओजोन से रिएक्शन करके इसको तोड़ देगा, O3 को तोड़ देगा, अब O2 बना देगा, O बना देगा, कुछ कर देगा, बस ओजोन टूट गया, ओजोन यहाँ से गायब। बस आपका पराबैंगनीकरण एंट्री मार लेगा अर्थ पे, हमसे टकराएगा, हमको कैंसर करेगा। समझ पा रहे हो? चलिए, तो ये सब अभी क्या चल रही है, समस्याएं चल रही है। अभी रिसोर्स डेवलपमेंट और रिसोर्स हम नहीं बताए हैं, बताएंगे, सोचते रहिए, सुनते रहिए। चलिए, and equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trade of resource depletion by a few individuals and countries, the future of our planet is in danger. Therefore, resources इस खास नहीं लिखा है ससुरा, सस्टेन सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and the deployment in the present should not com compromise
कॉम्प्रोमिस विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। चलिए, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अब मैं वहाँ चल रहा हूँ, समझ ध्यान से देखना हूँ कि डेवलपमेंट और रिसोर्सेज। हमें जानते हो डेवलपमेंट रिसोर्स मतलब क्या समझना है। डेवलपमेंट और रिसोर्स मतलब ये होता है आपको रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि रिसोर्स का इस्तेमाल ही करना बंद कर दो, यूज करना बंद कर दो। ये कौन सी बात होगी। हम रिसोर्स का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो फिर तो बातें बिगड़ जाएगी, हमारा काम कैसे चलेगा, है ना। तो इस्तेमाल करना है और तरीका बदलना है, ध्यान से करना है। कुछ ऐसे तरीके लगाइए जिससे आपका रिसोर्सेज का यूज भी कर लीजिए, और उस रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने से रिसोर्सेज में कोई ज़्यादा खतरा ना आए, और ना ही एनवायरनमेंट पे कोई खतरा आए, ना ही नेचर को खतरा है, ना ही किसी इंसान को खतरा है। ठीक, यही कहलाएगा क्या, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज दैट ना द मीन्स, ऐसे बोलेंगे, द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट the use of resources like that there is no harm, there is no harm of our environment, of our society, of our nature, of our world। समझ पा रहे हो जी। और बता सकते हो ऑफ आवर रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्स पे कोई खतरा ना आए, हमारे कोई प्रकृति पे कोई खतरा ना आए, हमारे समाज पे कोई खतरा ना आए, देश पे खतरा ना आए, पूरे दुनिया में खतरा ना आए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको पेट्रोलियम इस्तेमाल करना है, करिए पेट्रोलियम इस्तेमाल, बिंदास करिए, लेकिन हाँ, हाँ ठीक है। और पेट्रोलियम इस्तेमाल करते समय जैसे क्या करिए, हो गया है, अब डेवलप हो गया है और भी करते रहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऐसे ऐसे इंजन बनाए, ऐसे ऐसे गाड़ियों के इंजन बनाए जो बहुत कम धुआं देती है। धुआं क्या करती है, पेट्रोल उतने जलेगा, डीजल उतने जलेगा, ठीक है ना, लेकिन धुआं बहुत कम निकलेगा। और इस भैया उसके अंदर इंजन में आग लगता है तभी जाके इंजन चलता है, तो आग लगेगा तो धुआं तो निकलेगा ही। पर क्या आपको गाड़ी में से धुआं निकलते हुए दिखाई देता है, नहीं, लेकिन पहले तो दिखता था। इसी को तो इंसानों ने डेवलप किया और उससे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर किसी को कुछ हानि नहीं हो रहा है। आप प्लस में पहले 1 लीटर में बहुत कम ही दूरी हम लोग जा पाते थे। पहले के इंजन ऐसा होता था गाड़ी का, अब इंजन कैसा बन रहा है कि 1 लीटर में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा दूर जा सकते हैं। नहीं आते जी, 1 लीटर में इतना माइलेज देती है ये गाड़ी, प्रचार आता है, आता है ना, अब बताता है सब, पहले इतना ज्यादा देती थी माइलेज, अब इतना माइलेज दे रही है। तो ये सब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। ये सब कैसे किया जाता है, वो सब बहुत सारे तरीके तो बता ही देता हूँ। जैसे इंजन को बहुत रिफाइंड बनाया जाता है, इंजन में जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर लगाए जाते हैं। अब कांचे का फिल्टर, कैसे पानी का फिल्टर होता है, पानी को प्यूरिफाई करता है, उसमें बहुत तरह का फिल्टर लगे होते हैं, लेयर बाय लेयर बाय लेयर। वैसे गाड़ी के अंदर जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पर फिल्टर लगाए गए होते हैं, लेयर बाय लेयर, जिससे कि धुआं को छानते हुए धुआं को छान छान के बाहर निकाला जाता है, इसलिए काला नहीं दे। धुआं तो काला ही बनता है गाड़ी के इंजन में, और बढ़िया आते आते छनाते छनाते वो काला नहीं रह जाता, एकदम अजीब हो जाता है, जो कलरलेस दिखता ही नहीं है आपको। प्लस उसमें बहुत सारे हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं, किसमें, धुआं में, स्मोक में गाड़ी के, उसको भी छानने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे फिल्टर लगाए गए होते हैं, ठीक है, जो उसी में जाकर फंस जाता है, किस फिल्टर में। एक समय के बाद आपका फिल्टर गाड़ी खराब हो जाता है, तो गाड़ी आपकी, वही गाड़ी जो पहले अच्छा धुआं देती थी अब काली काली धुआं निकालने लगती है। ऐसे में जाकर आपको फिल्टर चेंज कराना पड़ता है, नहीं करेंगे तो इसी पोल्यूशन फैलाते रहेगी, लोग मरेंगे, बहुत कुछ कांड होते रहेगा। समझ पा रहे हो, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और क्या कहानी है, एक आपको दिखाई दे रहा ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, तो एक वेराइटी बना दिया कि डेवलपमेंट में कैसे डेवलपमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि 100 पेड़ काट दिया जंगल का, आपको भाई फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, तो आपने 100 पेड़ काट दिया तो कम से कम 20 गो तो पेड़ लगा दो, 30 गो पेड़ लगा दो, है ना।
ये होता है सस्टेनेबल रिसोर्सेज, यानी कि हम एक तरफ से रिसोर्सेज को यूज करके उसको खत्म कर रहे हैं, आप दूसरी ओर से रिसोर्सेज को बना भी रहे हैं। सपोज आप क्या कर रहे हैं ना कि मोटर लगा लिए हैं और लगा के खूब नीचे से ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं। ग्राउंड वाटर को बोला जाता है भौम जल, क्या बोलते हैं हिंदी में? GROUND, ग्राउंड वाटर, इसको बोलते हैं भौम जल। भौम जल, खूब पानी निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाल निकाल के इतना पानी निकाल दो कि ले, अब पानी निकलना ही बंद, गायब, सूख गया। ऐसा नहीं करना, ये डेवलपमेंट और रिसोर्सेस नहीं है। एक काम करिए कि जब पानी आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए अपने शहर में, तो अपने शहर के ऐसा जगह ढूंढिए जहां पर वीरान ऐसी धरती पड़ी है, कोई यूज नहीं हो रहा उसका, कोई काम धाम नहीं उसका, वीरान पड़ा हुआ है। तो उस धरती पर जा करके क्या काम करिए, बड़े बड़े गड्ढे खोद दीजिए तालाब की तरह, ठीक है, आप खोद कर ऐसे छोड़ दीजिए, ताकि बारिश होगा उस गड्ढे में बारिश का पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो भरने में उसमें स्टोर हो जाएगा, स्टोर होकर के अच्छे से रिस का हो जाएगा, अंदर जाएगा, और वही वहां फिर वापस हम उसको पाइप लगा के मोटर से निकालेंगे। यही तो होता है, इसको बोलते हैं रिचार्ज करना, पानी का करना रिचार्ज करना। एक तरफ से आप पानी निकाल रहे, एक तरफ से पानी को रिचार्ज करने का उपाय भी कर दिए हैं। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे एग्जाम्पल ठोकना है आप लोग को, ठीक। ऐसे करके एग्जाम्पल और चिपका सकते हैं। हाँ, मिनरल वाटर, ग्राउंड वाटर धरती के नीचे से खोद के निकालते हैं, आइलैंड पे कहाँ से? नहीं, इसे तो लोग आइलैंड पर आते हैं जो लोग ना, अगर वहां पे नारियल का पेड़ है तो उसी को तोड़ कर पी के जिंदा रह पाएंगे, तो समुद्र पानी पियेंगे तो मर ही जाएंगे। लेकिन कोनो कोनो ऐसा ऐसा आइलैंड है जहाँ बहुत बड़का बड़का पहाड़ है, बहुत ऊंचा ऊंचा, इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, वहां पे ग्लेशियर जम गया है, और ग्लेशियर जम गया है, वही ग्लेशियर पिघलता है तो नदी बहती है। प्रॉपर में तो एक वहां पे दुनिया बसा हुआ इस तरह से प्रॉपर, तो वहां से जो नदी टाइप की पानी आ रहा है वो मस्त पीजिए, जो मन वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। से पढ़ाएंगे नदी झरना हेन तेन सब कुछ, माउंटेन कैसे बनता है, क्या होता है, सारा कांड करेंगे। और थोड़ा आते हैं हम लोग, क्या समझ मतलब क्लियर हुआ अच्छे में कि वाटर डेवलपमेंट और रिसोर्सेज, व्हाई वी नीड टू डेवलप ऑफ रिसोर्सेज, एंड एगो आपको दिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज क्या होता है, एक तरह से डेवलप करो, एक तरफ से यूज करो, वो होता है सस्टेनेबल डेवलप, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग रियो डी जेनेरियो अर्थ समिति, रियो रियो डी जे जेनेरियो, JANERIO, जेनेरियो अर्थ समिति, EARTH, अर्थ समिति, अर्थ समित लिखा है सोचो, अर्थ समित 1992, कोई दिक्कत समझ? इसको हिंदी में कहेंगे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, क्या कहेंगे? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, सम्मेलन 1992, ठीक है। यानी कि एक तरह का सम्मेलन, एक तरह का मीटिंग है, समझ गया? अब वो कब हुआ था? 1992 में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका एक कंट्री है जिसका नाम है ब्राजील, का नाम है ब्राजील, एक कंट्री है। इस ब्राजील में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, सही जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ। यहीं पर यह मीटिंग हुई थी, कब हुई थी? 1992 में। अच्छा, ये जो मीटिंग है, समिति है या सम्मेलन जो भी है, ये फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ सम्मेलन था, अर्थ मीटिंग थी, अर्थ समिति था। यह क्या था? फर्स्ट, यहाँ पे द लगेगा, द फर्स्ट अर्थ समिति
द फर्स्ट समिति, समिति में डबल एम होता है ना, हो, द फर्स्ट समिति ऑफ द वर्ल्ड, हिंदी को कह देंगे यह संसार की पहली पृथ्वी सम्मेलन थी। अब तुम कहोगे ओम की सर ये नहीं समझे हम कि द फर्स्ट अर्थ समिति ऑफ द वर्ल्ड ये मतलब क्या, यानी कि ये दुनिया का एक पहला एक ऐसा मीटिंग था जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर हुआ था। और दूसरी बात कि पृथ्वी को बचाने के सेंस में बात हुई थी, पृथ्वी को बचाने के टॉपिक को बात करने के लिए मीटिंग किया गया था पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इससे पहले वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे मीटिंग हो चुकी है, पर वो सारे में से किसी भी कोई भी ऐसा मीटिंग ना हुआ था जिसका मेन मोटिव क्या हो, अर्थ को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्या क्या करे क्या क्या ना करे जिससे हमारा अर्थ सुरक्षित रहे और ताकि हम सुरक्षित रहे। ऐसा मीटिंग ये फर्स्ट मीटिंग है। और क्या कहानी है, उसके बाद हुआ होगा देख लेंगे। और क्या कहानी है कि इसमें 21 एजेंडा बनाया गया। क्या बनाया गया, हाँ, इसको एजेंडा 21 भी आप बोल सकते हैं। इसको हिंदी में कह देंगे ना गलत का जी, कहाँ पे, यहाँ पे जी, एजेंडा 21 बनाया गया। अब ये क्या एजेंडा 21, ठीक है सुना, तो 21 प्रकार की बातें तय की गई, 21 प्रकार की बातें तय की गई, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। उसी 21 बातों को कहा गया है 21 एजेंडा। कोई दिक्कत किसी को, कहा गया कि ये 21 एजेंडा को पूरे विश्व के सारे देश के लोग मानेंगे, फॉलो करेंगे। अलग बात है कि मानता है चाहना मतलब कि तय किया गया का मानना है। प्रश्न आएगा व्हाट इज द रियो डी जेनेरियो 19 रियो डी जेनेरियो समिति 1992। आपको ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे कि रियो डी जेनेरियो इज द फर्स्ट समिति ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी अर्थ समिति ऑफ द वर्ल्ड। फिर इन दिस समिति in the committee decided in the committee is decided 21 एजेंडा। इस समिति में 21 प्रकार के एजेंडा को डिसाइड किया गया था। तो आगे से अच्छे से डिस्कस कर देना कि व्हाट इज 21 एजेंडा, है ना, लिख देना कि कौन कौन सी बातें हमें करनी है, कौन कौन सी बातें हमें नहीं करनी है। उन सभी काम का लिस्ट था एक 21 एजेंडा। और कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील के, ब्राजील कहाँ गया, ब्राजील नाम का एक देश के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। बक नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लेना, याद है काफी है तुमको। और क्या कहानी है, द समिति वॉज कन्वेंटेड फॉर एड्रेसेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल असेंबल लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी समस्याओं से बचने के लिए बात किया गया, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, है ना, और कहा गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस सब को बचाने के लिए रियो डी, अच्छा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, चलो बात कर लेते हैं। इसमें एक टॉपिक पे बात किया गया था, 21 में से टॉपिक ये है, बहुत सारा है। वर्ल्ड वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज क्या हो गया, वर्ल्ड समझ दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट चेंज मतलब कि विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन, अरे यार लो लिखी देता हूँ, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। और एक लिख लीजिए आपका ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी में कह देंगे वैश्विक तापन की समस्या, वैश्विक तापन की समस्या यानी कि विश्व भर में विश्व की टेम्परेचर बढ़ रही है, अलग अलग देश का तो बढ़ ही रहा है, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, पहले से बढ़ गया है। प्लस में पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जहां पर ससुरा ठंडी पड़ती थी काफी ज्यादा, मतलब 3 महीना तक मान लो,
अब वहाँ पे 2 महीने ठंडी पड़ रहा है। कहीं पे गर्मी मैक्सिमम जाता था मान लो 40 डिग्री, अब वहाँ पे जा रहा है 50 डिग्री, है ना। ये सब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इसी को बोलते हैं। क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक। और एक है बायोडाइवर्सिटी। पता नहीं, खैर जो भी उस बात है, बायोडाइवर्सिटी ये सब बचाना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाए रखना है। मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अच्छी बात है, होना चाहिए। ये होता क्या है, अल, हमारे देश में एक ही प्रकार के जानवर है, एक ही प्रकार के प्लांट है, एक ही प्रकार के इंसान है, नहीं। बहुत प्रकार के प्लांट है, बहुत प्रकार के एनिमल है, बहुत प्रकार के इंसान है। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसको बना कर रखना है। ऐसा ऐसा नहीं करना है ना कि पूरे भारत में खाली आम का पेड़ है और किसी चीज का पेड़ ना है। ऐसा नहीं करना, ऐसे करोगे तो बुरे फंसोगे एकदम। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि छोड़ दे कैसे फंसोगे। बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, क्या होता है तो पता चल गया ना। अलग अलग प्रकार के वेराइटी के प्लांट होने चाहिए, कीड़े मकोड़े होने चाहिए, एनिमल होने चाहिए, इंसान होने चाहिए, ठीक है। वही कहा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए। इसके ना होने से क्या दिक्कतें आएगी। टाइम कितना हो रहा है, 30 पार हो गया। ये वीडियो रोको यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। प्लस में स्पेशली यहाँ पे एक हेडिंग दिया है एजेंडा 21 करके, उसको थोड़ा सा कल अच्छे से हम क्या करेंगे, बताएंगे। कल 2 चीज पढ़ेंगे हम लोग। एजेंडा 21 में थोड़ा कौन कौन इंपॉर्टेंट बातें थी, एक ऐसे नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ है। और रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, मतलब हम लोग रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं, ठीक है ना। जिसके चलते तो हम लोग अपना अपना नियम बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि ऐसे पेट्रोल खर्चा करेंगे, ऐसे कोयला खर्चा करेंगे, ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, जिससे भविष्य में कोई समस्याएं ना आए। ये होता है रिसोर्सेस प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। और ये रिसोर्स प्लानिंग वर्ल्ड लेवल पढ़ेंगे, एक बार और से पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के लेवल पे क्या क्या रिसोर्स के प्लानिंग होने चाहिए, इसको इंडिया जैसे देश में कोई समस्या रिसोर्स को लेकर ना आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लाइक करें शेयर करें।